बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Next topic is scientific method. Are the systematic approach to science. कि साइंस अपने किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का क्या वे ऑफ स्टडी बताता है, ये साइंस की हर ब्रांच पर एप्लीकेबल है। और साइंस के किसी भी प्रॉब्लम को मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरह इसकी स्टार्टिंग है जिस तरह साइंस की ओरिजिन हमें पता चलती है। कि इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कोई इंसान अपने ऑल अराउंड अपनी 5 सेंसेस से ऑब्जर्वेशन करता है तो उसमें क्यूरियोसिटी आती है इस चीज़ की, और उसके पास व्हाट इज़ हैपेंड, हाउ इट इज़ हैपेंड एंड व्हाई इट इज़ हैपेंड का जब एक तजस्सुस पैदा होता है, एक जस्तजू पैदा होती है, तो उस वक्त इसके जहन में ये जो सवालात हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आंसर्स की तलाश में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पर इसे इंसिस्ट करते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में जो ऑब्टेन्ड नॉलेज है बाय ऑब्टेन्ड नॉलेज, अब इन एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट मिला, वो उस रिजल्ट के बेस पर अपने कंक्लूजन देता है जो कि एजम्पशन होती है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। दिस इज द एजम्पशन। सो वी कैन से द हाइपोथेसिस इज द ट्रायल आइडिया or the explanation of the facts of the problem on the given facts or the obtained facts on the obtained knowledge. अब इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के टूल से चेक किया जाता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट के टूल से चेक किया जाता है, इसकी टेस्टिफिकेशन की जाती है कि इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है कि ये जो कही गई बात है वो करेक्ट है, यानी इट प्रूव टू करेक्ट हाइपोथेसिस वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड द assumption मैच, सो दिस हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। सिमिलरली व्हेन ऑन अ थ्योरी बाय द टूल ऑफ एक्सपेरिमेंट it is checked that either the theory is correct or incorrect. So when the result from experiments match to the hypothesis or correlate and prove to be correct, so this become a principle. And when a principle is mathematically proved after mathematical analysis, usually this become a law. अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कि सर आइजैक न्यूटन ने ये एक हाइपोथेसिस ऑब्जर्व करते हुए एक हाइपोथेसिस दिया कि लाइट
हैज़ अ पार्टिकल नेचर, लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर, और इन पार्टिकल्स को उन्होंने कार्पस्कल्स कहा। देयरफॉर द थ्योरी इज स्टेटेड बाय द नेम ऑफ कार्पस्कल थ्योरी ऑफ न्यूटन। अब इसकी टेस्टिफिकेशन के लिए इन्होंने डिफरेंट जो फेनोमेनाज हैं रिलेटेड टू लाइट वो किए, और वो जो फेनोमेनाज हैं वो रिफ्लेक्शन है, इमेज फॉर्मेशन जिसको हम शेडोज मेकिंग कहते हैं, साए का बनना, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो पार्टिकल थ्योरी इसकी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती है कि भाई पार्टिकल नेचर है, इसलिए किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो एक और इंस्टीट्यूशन की तरफ चले गए, और वो ये कि क्योंकि पार्टिकल नेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो जब इसके सामने कोई सॉलिड मटेरियल आएगा या फिर कोई डेंसर मीडियम आएगा तो इसकी फोर्स उसे हिट करने की बढ़नी चाहिए। तो इस बेस पर उन्होंने कहा कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम से ज़्यादा होती है, जिस बेस पर जिसको एक्सप्लेन ना करने पर इस थ्योरी को रिजेक्शन का सामना हुआ। वो कैसे कि हाइजन ने वेव थ्योरी के लिहाज से बताया कि लाइट की वेवी नेचर है, लाइट वेव की बेस पर जो है वो वेव की अंदाज में जो है मूव करती है, प्रोपेगेट करती है। तो इसको हाइजन को जो है जो सपोर्ट मिला वो थॉमस यंग की थ्योरी कि भाई उसने इंटरफेरेंस ऑफ वेव पर काम किया जिससे ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं लाइट के। तो उससे ये पता चला कि लाइट में भी ये चीज़ है कि भाई ये भी लाइट और यानी डार्क और ब्राइट बैंड बनाती है, तो इस लिहाज से लाइट की नेचर वेवी है। फिर इसके साथ साथ एक और जो रिजेक्शन का बाइस बनाई सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी को, वो ये कि फुकॉल्ट ने ये बता दिया, ये प्रूव किया बाय द एक्सपेरिमेंट कि रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम से स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है रिजेक्शन का सामना मिला, लेकिन इस चीज़ को क्लियर किया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टाइन ने स्टेट किया, और उसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास जो है आजकल जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो शीट्स यूज़ की जा रही हैं कि भाई लाइट जब पर्टिकुलर सरफेसेस पर जब पड़ती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर जो वर्क कर रहे होते हैं। तो उस बेस पर उन्होंने ये कहा कि लाइट की वेवी नेचर भी है और लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन ये पार्टिकल्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ना कि आम मटीरियलिक नेचर के हों। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि आइजैक न्यूटन ने पहले अपनी नॉलेज की बेस पर, अपनी जो ऑब्टेन नॉलेज थी, जो सारी की सारी जो स्टडी थी, और उस स्टडी की बेस पर उसने एक हाइपोथेसिस दिया कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने प्रूव किया तो वो थ्योरी बन गई, ठीक है। अब अगर इस थ्योरी को करेक्ट कर दिया जाए तो वो प्रिंसिपल की बेस पर आती है, मैथमेटिकली प्रूव कर लिया जाए तो लॉ पर चली जाती है, लेकिन अगर ये किसी भी स्टेप पर फेल होती है तो वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये साइंटिफिक मेथड का टॉपिक कंप्लीट होता है। यकीनन आपको ये काफ़ी हद तक जो है इसमें पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कन्फ्यूजन हो तो इस लेक्चर को जो बार बार सुनिए और बुक से भी इस चीज़ को ज़रा कोरिलेट करते हुए देखिए, और यकीनन ये बात आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। आफ्टर दैट वी हैव लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, विच इज़ एरर विद इट्स types. So what is error? Actually the topic is mainly belong to the chapter number 2, but here it is mentioned, so we will discuss here कि एरर किसे कहते हैं, किसी गलती को, मिस्टेक को। अब क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट है, तो ये दो मेजरमेंट यानी एक स्टैंडर्ड होता है और एक जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है। तो स्टैंडर्ड ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू और ऑब्जर्व मेजरमेंट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द एरर। क्या है ये? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, जिसको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड, जाहिर सी बात जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो ऑब्जर्व या नोटेड जो ऑब्जर्वेशंस आए, तो ऑब्जर्व मेजरमेंट इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा इसे हम कहते हैं एरर। फॉर एग्जांपल कि एक मेजरमेंट का एक्चुअल जो रिजल्ट है वो है 6.25, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में किया गया और ऑब्जर्वर ने इसको 6.23 निकाला सेंटीमीटर,
तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 6.25 माइनस 6.23 विच इज 0.02, दिस इज द एरर। और जब ये एरर किसी पर्सन से बिलोंग करता है, अभी इसकी टाइप्स की बात आती है, जब किसी पर्सन से बिलोंग करता है सो दिस बिकम द पर्सनल एरर। जो एक्सपेरिमेंट्यूअर है, जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वेशन में कोई मिस्टेक करता है ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिहाज से, तो दिस बिकम दी पर्सनल एरर। और ये पर्सनल एरर जो है इजीली इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं जब उसको उन ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन ले लिया जाए। इसी तरह नेक्स्ट वन जो हमारे पास एरर है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। ये है एरर कॉज बाय ऑब्जर्वर, एरर कॉज्ड बाय ऑब्जर्वर। Then the systematic error, this is the error caused by instrument। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से ये एरर है। फॉर एग्जांपल के एक वर्नियर कैलिपर्स है हमारे पास, ये स्क्रू गेज है, उसमें जीरो एरर आ रहा है। जीरो एरर क्या है कि दो स्केल्स होते हैं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पर, वो आपस में उनके जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है मेजरमेंट कुछ कम या कुछ ज़्यादा आएगी। तो ये जो एरर अगर कैलिब्रेट ना किया जाए, इसको करेक्ट ना किया जाए, तो इसको करेक्ट ना करने की वजह से हम कंटिन्यूसली इस एरर का सामना करेंगे। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक, और इसी को इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। और इसकी करेक्शन के लिए कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है। लास्ट वन इज द रैंडम एरर, and this random error is the error caused by the change in the physical conditions। जो physical conditions हैं, temperature है, humidity है, etc., voltage है, इन तमाम चीज़ों को हम जो एक हद तक तो कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काफ़ी हद तक अगर इसमें जो चेंज आए तो दिल बिकम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर और observer। So this random error is the ending of the topic error with its types। यकीनन ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी इसके अलावा जो है जितने टॉपिक्स हैं, इन तमाम टॉपिक्स को अपने कंटेंट से मैच करते हुए इस वर्क को कंप्लीट भी करना है, और डे वाइज और वीक वाइज अपनी कॉपी को अपने इंडेक्स को मेंटेन भी करना है, और मेंटेन करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि तमाम काम जो है कंटेंट के मुताबिक जो है किया जाए। और इसके अलावा जो है ये बात तमाम लेक्चर्स में आपके सामने की जा रही है कि 15 अगस्त से तमाम कॉपीज़ जो है चेकिंग के लिए जो है ली जा रही हैं, कलेक्ट की जाएंगी। तो इस लिहाज से डे वाइज अपने वर्क को कंप्लीट किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तमाम तर काम में कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो स्कूल रिसेप्शन पर जो है इससे आप डील भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसके अलावा अगर लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस लेक्चर को अच्छी तरह से बार बार जो है उसको देखें, उसको समझें, तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। यकीनन चैप्टर नंबर 1 में इंशाल्लाह ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन्स हैं वो हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह जो क्लियर होंगी। बाकी अपने कंटेंट के लिहाज से अपने वर्क को कंप्लीट कीजिए, और अपनी डेली डायरी को आपने मेंटेन करना है। डेली डायरी में जो आपको होमवर्क टास्क दिया जाएगा हर लेक्चर के एंड पर जो दिया जा रहा है, तो इसी तरह से जो होमवर्क टास्क होगा सबसे पहले आपने डायरी को मेंटेन करना है, जैसे आपने क्लास 9 में मेंटेन किया फेस शीट को, और फेस शीट से पहले कवर पेज को। और इसी तरह से देन अंडरटेकिंग पेज बाय योर पेरेंट्स यू हैव टू फिल। और इसके साथ आपने जहां आपका होमवर्क डायरी का वर्क होता है, डेली अपने कंटेंट के बेस पर आपने जो है डे वाइज और वीक वाइज जो है यहाँ पर मेंशन करते हुए इसे कंप्लीट करना है आपने। और इस कंप्लीट करते हुए जो है अपने लेक्चर्स को जो आपका वर्क है वो कॉपी पर, डायरी पर, यानी तमाम लिहाजों से मुकम्मल हो, ताकि आपको कम से कम मुश्किलात का सामना हो, ज़्यादा मुश्किलात आपकी हल हो जाएं। यकीनन आपके साथ जो है यानी फ़िज़िक्स के लिहाज से जो बातें डिस्कस की गई ज़्यादातर इंशाल्लाह आपको समझ में आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। हेयर वी हैव थ्री साइंटिस्ट, अल-हैथम, अल-किंदी एंड अल-बैरूनी। अल-हैथम का वर्क जो है हमारे पास, वैसे तो कई साइंसेस में इनका वर्क है, लेकिन मेनली जो फिज़िक्स में वर्क है वो ऑप्टिक्स में इनका वर्क है। ऑप्टिक्स में इन्होंने वर्क करते हुए जो है एक अपनी बुक भी राइट की जिसको किताबुल मनाजिर कहते हैं। और किताबुल मनाजिर में इन्होंने मेनली जो क्लियर किया वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी
आई के जो डिफेक्ट्स हैं उनको इन्होंने स्टडी किया और उनको डिस्क्राइब इन्होंने किया और उनकी क्योरिंग भी बताई। इसके साथ साथ सन इक्लिप्स और मून इक्लिप्स को जो है उनके स्केचेस को डिस्क्राइब करने के लिए या लेने के लिए पिन होल कैमरा इन्वेंट किया। और यूँ समझ लीजिए कि जो कैमरा की इन्वेंशन है वो इन्हीं के सर जाती है, इन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है। और इस कैमरा की इन्वेंशन में जो मेन कॉन्सेप्ट जो था वो इनका करेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द विजन था, जो कि टॉलमी और यूक्लाइड का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने करेक्ट किया। वो जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, उनकी जो विजन की कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आई में पहले जो है लाइट बीम एंटर होती है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तब वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। लेकिन ये कॉमन सी बात है कि जब रिफ्लेक्शन किसी ऑब्जेक्ट से हमारे आई में आएगा तब उसका इमेज फॉर्म होगा और वो हमें विजिबल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्लियर किया, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये कैमरा इन्होंने इन्वेंट किया। इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं उनको भी डिस्क्राइब करने वाले इब्न हैथम में। देन हमारे पास नेक्स्ट वन जो कंट्रीब्यूशन आते हैं वो अल-किंदी के आते हैं। अल-किंदी हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं बसरा में पैदा होने वाले, बसरा इनकी जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ है। और इनका जो मेन वर्क जो था फिजिक्स में वो ऑप्टिक्स और साउंड पर था, यानी म्यूजिक पर इन्होंने वर्क किया और इसके साथ साथ ऑप्टिक्स पर वर्क किया। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इन्होंने काम करते हुए कई जो है चीज़ों को डिस्क्राइब किया। और म्यूज़िक को जो है इन टर्म्स ऑफ साइंस यानी फ्रीक्वेंसी के बेस पर जो है इन्होंने म्यूज़िक को डिस्क्राइब किया। और इसी तरह से इन्होंने कई मोनोग्राफ्स भी लिखे और मोनोग्राम्स जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स पर लिखे। इसी तरह से नेचर ऑफ साउंड को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वन हमारे पास है अल-बैरूनी। अल-बैरूनी के जो वर्क है कई साइंसेज में, जियोलॉजी, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, आर्कियोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ रिलीजन वगैरह वगैरह, तो डिफरेंट साइंसेज में इन्होंने वर्क किया। इसी तरह से इनका एक वर्क जो है मेजरमेंट ऑफ अर्थ में, जो कि बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी है। और अर्थ को मेजर करने के लिए इन्होंने जिन इमेजिनरी लाइंस को लिया किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए, वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं। अभी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा यकीनन कि अर्थ का जो ग्लोब है उसमें फ्रॉम पोल टू पोल जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं फॉर दी स्टडी ऑफ दी और लोकेशन ऑफ दी प्लेसेस, उसको उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और इसी तरह से वो जो राइट टू लेफ्ट हमारे पास सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं ग्लोब पर, दीज आर दी लैटिट्यूड्स। ये जो दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं ये किसी भी अर्थ पर किसी प्लेस को लोकेट करने में बड़ी हेल्पफुल हैं। इसी तरह डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करने का काम भी जो है, इसका क्रेडिट भी जो है वो अल-बैरूनी को जाता है। और इसी तरह से जियोलॉजी के सेंस में इन्होंने इंडस वैली के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडस वैली इनिशियली एक बेसन था जो कि रिवर्स की जो मड कैरी करने से ये फिलअप हुआ और आज जो है ये इंडस बेसन जो है वो इंडस वैली की फॉर्म में है और इसको जियोलॉजिस्ट अब मान चुके हैं। ये इनकी जो है वर्क था। और बाकी इसके अलावा जो है आपने बुक से भी इसको स्टडी करना है, इसको देखना है इन टॉपिक्स को, फिर भी जो कन्फ्यूजन्स हों उन पर आपने जो है डिस्कशन करनी है हमसे। और इसके बाद हमारे पास है लास्ट वन होम टास्क की डायरी, जिसको आपने डायरी में राइट करना है। डायरी में राइट करने के बाद आपने अपने कॉपी वर्क को मेंटेन करना है। उसमें हमने आपको वर्क दिया है कि मेमोराइज यू हैव टू टॉपिक ऑफ एरर विद इट्स टाइप्स। अब ये राइट भी करना है आपने और मेमोराइज भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने मेमोराइज और राइट करना है वो है फिजिक्स का। और ये फिजिक्स का जो टॉपिक है, फिजिक्स की डेफिनेशन विद इट्स ब्रांचेस, ये हमारे पास कई ईयर्स में आया है और ये बहुत मेन क्वेश्चन है। 2017 में, 2013 में, 11 में ये आया है। कई जगह पर यूँ पूछा गया इस क्वेश्चन को कि डिफाइन फिजिक्स विद इट एंड द नेम दी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कहीं पर इसकी कुछ ब्रांचेस के लिहाज से कहा, कहीं इसके डिफरेंट वर्ड यूँ हुए कि उन ब्रांचेस के वर्क को बता दिया गया कि उन ब्रांचेस को की डेफिनेशन राइट करें जो सॉलिड बॉडीज़ के लिए, या उन बॉडीज़ के उन फिजिक्स की ब्रांचेस की डेफिनेशन बताएं या डिफाइन करें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को इस तरह से जो है डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट वर्डिंग के लिहाज से ये क्वेश्चन आया है। लास्ट वन हमारे पास, सेकंड लास्ट हमारे पास है, इन व्हाट सेंस अल-बैरूनी वाज अ वर्सेटाइल साइंटिस्ट। ये आपने राइट करना है, ये आपका होम टास्क है। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर जैसे यहाँ वाइंड अप हो रहा है, तो जो बुक एक्सरसाइज है बाय सेल्फ यू हैव टू कंप्लीट, कि जो हमारे पास यहाँ टॉपिक्स आ चुके हैं उनको, इसके अलावा बुक की हेल्प लेते हुए, नोट्स की हेल्प लेते हुए, और इसके अलावा जो आपको लेक्चर अभी डिलीवर किया गया, इन तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए आपने अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। यकीनन आपको जो है जो
चैप्टर नंबर 1 की ज़्यादातर मुश्किलात जो है आपकी हल हो गई होंगी और तमाम तरह आप तक का वर्क मेंटेन करना है। 15 ऑफ द अगस्त से आपकी कॉपीज़ कलेक्शन होगी, कॉपीज़ चेकिंग होगी, तो इसलिए उससे पहले डे वाइज और वीक वाइज अपने वर्क को मिड टर्म फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म के लिहाज से कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।